नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। अपने दूसरे भाग में हमने बात की निम्जो इंडियन डिफेंस की, उसमें कई पहलुओं पे जो है चर्चा हुई। अब अपने तीसरे भाग में यानी कि इस भाग में हम बात करेंगे कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो चाइना की एक तरह से दादागिरी है और ये घोषणा उसने कर दी है कि अब अगला जो दादा होगा, कह सकते हैं हम, दुनिया का, वो चाइना होने वाला है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जो हैं ब्रिगेडियर राजीव महाना हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। थैंक यू। चाइना का सर एक तरह से खुला ऐलान है कि आने वाला जो जैसे अमेरिका की दादागिरी चलती है दुनिया में, सब जानते हैं। अब चाइना को ये लगता है कि अब उसका वक्त आ गया है। अब सभी जो देश हैं वो ऑर्डर जो सेट होगा, वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा, वो चाइना को ही मध्य में रख के होगा। क्या ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है? थोड़ा पीछे जाते हैं जी। अगर हम 3 कदम पीछे जाएं और अपना ध्यान वहां लाएं जब कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी, जर्मनीज के बीच में दीवार टूट रही थी, उस समय चाइना में क्या हो रहा था। दूसरा, फिर हम 10 साल आगे बढ़ जाते हैं और प्रेसिडेंट डैंग के टाइम पे आ जाते हैं, तब चाइना का क्या पोस्चर था। और तीसरा, हम 2012 पे आके खड़े हो जाएंगे और 2012 के वांटेज पॉइंट से देखेंगे कि हमारे आसपास 2021 में जो हो रहा है, क्या इसके कोई आसार हमें दिख रहे थे। जी। तो देखिए, कोल्ड वॉर खत्म हो रही थी, जर्मनियों की दीवारें टूट रही थी, यूएसएसआर बहुत सारे हिस्सों में बट गया था, और ये याद रखिए, चाइना अभी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव ताकत के रूप में उभरा नहीं था। हाँ, कोशिश जारी थी। जी। वो कोशिश जो हमें नजर आई जब यूएस के साथ चाइना ने कपलिंग किया टेक्नोलॉजी के लिए। जी। वो कोशिश जिसको हम देख पाए उनके जापान के रिश्तों में, उनके कोरियास के रिश्ते में, वो कोशिश जिसमें उन्होंने लकीर तो पहले से खींच रखी थी, 9 डैश लाइन, 10वीं डैश डाल दी ताइवान के ऊपर। उसके मुताबिक भाई ये हमारा कॉन्टिनेंट है, वो तो ऐसे ही सोचते हैं, मिडिल किंगडम जी, और ये डैश डले हुए हैं, ये समुंदर हमारा है, बाकी बात बाद में करेंगे। पर उस कोशिश में एक स्टेटमेंट थी बड़ी बढ़िया डैंग की, इंटरनल एक्टिविटी, एक्सटर्नल काम, बतख बन के रहिए, पांव कितना भी तेज चलाइए पानी के नीचे, ऊपर आप बिल्कुल अनरफल्ड रहेंगे जी, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही थी। अच्छा, तैयारी हो रही थी। और फिर आई तीसरी फेज और चाइना की लीडरशिप गई जी के हाथ में। जी जिसने 3 बड़े एडवांटेजेस पे फायदा उठाया। पहला एडवांटेज, सालों साल चाइना अपने नेशनलिज्म को एक प्रोफाइल दे रहा था। जी। क्या था वो प्रोफाइल? वो प्रोफाइल था 2 नरेशंस पर आधारित, एक नेगेटिव नरेशन और एक पॉजिटिव नरेशन। व्हाट वाज द नेगेटिव नरेशन? नेगेटिव नरेशन, रिमेंबर द colonial hegemony due to which we had to suffer the shame. We will never suffer it again. And positive narration, whatever we are today is due to our communist party system, the just system in which an average Chinese, the hard worker Chinese is doing the best and see the results. Social upliftment, जी, economic upliftment, we are wealthy. So this is the nationalism which is ingrained now in Chinese population. Remember one thing, that China as a nation does not follow any such system where to take any action internationally or otherwise, yes, they have to take their own population along with them. They don't. But फिर भी उन्होंने कूट कूट के बीज भरा हुआ था, जो आज मैनिफेस्ट होता है। जी, बिल्कुल। दूसरा बढ़िया एडवांटेज था कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स के साथ जुड़ते जुड़ते चाइना ने काफी टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब की, और वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने एब्जॉर्ब की
उससे उनका इकोनॉमिक माइट तो बढ़ा ही, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा एक सेंटिमेंट है जी। ये कोई फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है। मैं कहीं एक दिन पढ़ रहा था, चाइना में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेस फॉर कम्युनिस्ट पार्टी काडर्स। जी। उस इंस्टीट्यूट के एक बड़े विद्वान हैं, उन्होंने एक दिन एक स्टेटमेंट दी, एट टाइम्स वी फील दैट वी आर द ओनली अवेक नेशन, everybody around is drunk, they don't know what they are doing. So this third plank was that China kept on filling those spaces which were being vacated by West, either due to aging economy or due to other ideological compulsions. China does not have any such compulsion. As far as they are concerned, they are prepared to deal with any actor of any type. Let him be a so-called dictator, let him be X, Y, Z. They don't distinguish. They only look at their clean-cut economic advantage. तो ये 3 बड़े एडवांटेजेस के साथ जब 2012 में जी आए तो उन्होंने एक सपना दिखाया, ग्रेटर चाइना ड्रीम। जी। अभी ग्रेटर चाइना ड्रीम जो है ये बहुत तरह से मैनिफेस्ट हुआ। जी। हमने चाइनीज की डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा चेंज देखा, वॉरियर वुल्फ डिप्लोमेसी। बिल्कुल वो हर मंच के ऊपर खुल के बात करते हैं और अपनी बात को जिस प्रकार कहते हैं वो काफ़ी अनडिप्लोमेटिक है। जी बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में इफ आई रिकलेक्ट, पैसिफिक डायलॉग चल रहा था शायद पिछले महीने या इसी महीने, बिटवीन यूएस एंड चाइनीज, नॉट पैसिफिक, सॉरी, अलास्का डायलॉग। जी। एंड इन द अलास्का डायलॉग द वे Chinese representative, they put across their point, even with press in the room. It was very, very arrogant. So, from there till now, this is what the game is. Remember one thing, that Communist Party of China controls China. Yes. As long as party is intact, Chinese decision making is well defined and intact. सर, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत भी ये कहता है कि जो सुपर पावर है नेक्स्ट वो हिंदुस्तान होगा, भारत होगा। ऐसे में चाइना का जो ये सोच है वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की, वो भारत को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, मैंने तो फ्रैंकली आई एम नॉट अवेयर दैट वी हैड मेड एनी सच असर्शन that we are vying to be a superpower. पर हाँ, ये ज़रूर है। Yes, political leadership said many times कि अब नेक्स्ट जो सुपर पावर होगा वो भारत होगा, हम एक डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं। क्या ये वो चाइना का ऐसा सोचना, तो इम्पैक्ट तो आएगा इंडिया पे? देखिए, 1948 की बात है। इंडिया का एक कल्चरल डेलीगेशन चाइना जा रहा था। उसमें एक बढ़िया बहुत ही बढ़िया राइटर डॉम मॉरियस थे। बाद में डॉम मॉरियस ने लिखा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, इंडो चाइना राइवलरी तो रहेगी और इंडो चाइना राइवलरी स्पाइन ऑफ एशिया पे रहेगी। तो ये कोई नया थॉट नहीं है। 1950 में सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में जो लंबी चिट्ठियां चली इंडिया चाइना के बारे में, वो आज जग जाहिर है। परंतु एक बात हमें ध्यान से समझनी चाहिए कि सुपर पावर केवल ताकत से नहीं बनती है। जी बिल्कुल। सुपर पावर कैपेबिलिटी, इंटेंशन एंड बिहेवियर से बनती है। जी बिल्कुल। Capability wise, you can have the resources available. You be a big land mass. You have a huge population. You control the economy. Capability fine. जी सर, इसके साथ साथ बेल्ट एंड रोड का कंसेप्ट क्या है? इंटेंशन। ये सवाल बढ़िया है क्योंकि यहां से इंटेंशन जाहिर हो रही है। सी देखिए,
करीब 2015 की बात है। वेस्ट के नेशंस की प्रेस मीडिया राजधानियों में एक ऐसे आम बात चलती थी, भाई सुन रहे हैं कि चाइना में कुछ कोई रोड, मैरीटाइम रोड, कोई सिल्क रोड, ऐसी बातें हो रही हैं, क्या है ये? बोला हुआ है कुछ। फिर आया 2017। 2017 में एक समिट जी ने बुलाई और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐलान किया कि जिसकी डायमेंशंस ना तो पहले कभी पूरी दुनिया ने सोची थी और ना ही कभी इमेजिन की थी। सोच तो सकते ही नहीं थे, बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिकली ये संभव नहीं था। अच्छा। और इमेजिन इसलिए नहीं की क्योंकि बेल्ट और रोड, इसकी परिभाषा ही बड़ी मजेदार है। रोड क्या होती है? रोड होती है एक रास्ता, हाँ बिल्कुल, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए। बिल्कुल, रोड से आप ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं। हाँ। परंतु इस पूरी प्लान में रोड शब्द इस्तेमाल रास्ते के लिए नहीं हो रहा है। अच्छा। इसमें जमीनी रास्तों को बेल्ट का नाम दिया गया है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। हाँ। प्रैक्टिकली सिल्क रोड शताब्दी 12 से लेके 16, हाँ, जब चाइनीज के पास सिल्क का रूट, जो सिल्क का ज्ञान था, दूसरों के पास नहीं था। हाँ हाँ, इस सिल्क रोड पे और इमेजिनेटिव नेटवर्क ऑफ रोड्स पे दुनिया भर की चीजें चलती थी। एशिया से यूरोप, एशिया से अफ्रीका और वापस। बिल्कुल। इसी सिल्क रोड के ऊपर चले रिलीजन्स, इसी सिल्क रोड पे चले इन्वेजन्स। इसी सिल्क रोड को इवोक करते हुए उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम ऐसी सड़कें बनाएंगे जो द मिडिल किंगडम चाइना, अच्छा, द ओनली किंगडम चाइना को अपनी पूरी ग्लोरी लौटा देगा। वो ग्लोरी जो हमने 12वीं से 16वीं शताब्दी के शुरू तक देखी है। वी आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सो हम अपने नॉर्थ में कनेक्ट करेंगे सेंट्रल एशिया के साथ, हम अपने ईस्ट में कनेक्ट करेंगे साउथ एशिया के साथ, अच्छा, हम अपने वेस्ट में कनेक्ट करेंगे अफ्रीका के साथ, और हम अपने साउथ में भी कनेक्ट करेंगे, ताकि हम पूरी तरह से एक इंटरकनेक्टेड विन विन सिचुएशन वर्ल्ड बनाएं जिसमें सबको फायदा। अच्छा। परंतु ये सबके फायदे में किसका फायदा हुआ या किसके फायदे की सोच है, इसकी एनालिसिस अभी जा रही है। तो ये है बेल्ट। परंतु बेल्ट सिर्फ रोड नहीं है। बेल्ट के डेवलपमेंट के 3 चरण हैं। उसमें से पहला चरण सड़क है, दूसरा चरण है डिजिटल हाईवे, अच्छा, और तीसरा चरण है shifting of the industries and factory floors along these highways. And funding is through Chinese economy as loans, and funding is through monetary institutions being controlled by China. Please remember one thing, that today also, if you pick up the statistics, you will find that in world today, at least when I talk of world, I talk of Eurasia and Africa. Out of 11 contractors, if we take a figure, 8 are Chinese contractors. So this is the belt. बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहा आपने। और रोड क्या है? ये रोड है मैरीटाइम सिल्क रोड। अच्छा। पोर्ट्स, हम चले, हम ओशंस में पहुंचे, अब हम ओशंस का इस्तेमाल करेंगे मर्चेंटाइज के लिए। हाँ। जब आप ओशंस का इस्तेमाल करेंगे मर्चेंटाइज के लिए, तो नेचुरली मर्चेंटाइज पे आपका कुछ कंट्रोल तो होगा। अब मर्चेंटाइज के लिए जब आप ओशंस का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेसिस भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आप बेसिस लोगे। आपने जिबूती में बेस लिया, आपने ग्वादर में बेस लिया, आपने अमनतोता में बेस लिया, आप बर्मा में बेस ले ही चुके हो। बढ़िया है। अब भाई इस बेस का इस्तेमाल आप कमर्शियल पर्पस के लिए करो, ये तो कहीं लिखा नहीं है। आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेगी, बेस है,
लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, तो मैं मर्चेंटाइज के अलावा मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बेल्ट एंड रोड का जाल, जो 2017 में बहुत बड़ी समिट बुलाई गई। उससे ठीक एक दिन पहले इंडिया ने कहा नहीं, हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हम इसमें हिस्सा इसलिए नहीं ले सकते, दो वजह है। एक तो जो आप लोन्स वगैरह की बात करते हैं, ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं लग रहा हमें, और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि ग्वादर जा रहे हैं आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वाया, वो तो हिंदुस्तान से गुजर रहा है, हमारे खुद के इलाके से गुजर रहा है, शख्सगाम वैली से गुजर रहा है, कराकोरम हाईवे। तो हम तो इस पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। उस समय बहुत इंटरनल हिंदुस्तान में खुद और एक्सटर्नल कई देश ये सोचते थे कि इंडिया शायद चांस मिस कर गया। परंतु जैसे जैसे ये बेल्ट एंड रोड की मैनिफेस्टेशन खुल रही है, वैसे वैसे चाइनीज सोच ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी दिखाई दे रही है। तो वहीं से लॉजिकली अगला सवाल है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जो चाइनीज करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइना का जो ये है अपना जाल फैलाने की जो एक तरह से मंशा है, वो एक्सपोज हो चुकी है, सामने आ चुकी है बेल्ट एंड रोड से। लेकिन क्या ये इम्पैक्ट करेगा, क्या अशांति फैला सकता है? क्योंकि जो ये कंसेप्ट है उसका, उसमें अगर अपनी ताकत को हम जब बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी पैदा करते हैं। तो कंफ्लिक्ट कैसे पैदा हो सकता है इसमें? देखिए, एक थ्यूसिडाइडस हैं, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक टर्म भी दे दी, थ्यूसिडाइडस कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक ताकत का राइज होगा तो जो एस्टेब्लिश्ड पावर होगी वो हमेशा थ्रेटेंड फील करेगी, और क्योंकि एस्टेब्लिश्ड पावर थ्रेटेंड फील करेगी तो दूसरी ताकत के राइज को पीसफुली तो एक्सेप्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। अब उन्होंने तो ये कहा था एथेन और स्पार्टा के संबंधों को लेकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर आज भी वो बार बार दिखाई देता है। हाँ, यूएस ने कुछ स्पेसेस खाली की और चाइना ने उन जगहों को भरा। हाँ, जब चाइना ने उन जगहों को भरा तो एक सिंपल चाइनीज फिलॉसफी है, देखिए, वॉट एवर आई प्रोड्यूस, if it becomes surplus, it has to be exported. हाँ बिल्कुल। It can be infrastructure, it can be cement, it can be steel, और it can be any other activity. हम घाटे का सौदा नहीं करते भाई। और चाइना ने थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखा कि दुनिया जब हमसे डीकपल होने को आती है, हम तो वर्ल्ड सप्लाई चेन्स में ऐसा जम गए हैं कि हमसे जब डीकपल होने को आते हैं तो हेजिटेट कर जाते हैं। बाकी तो देखिए आवाजें हैं, अब नाइकी आवाज उठा रही है या एक बड़ी क्लॉथ मर्चेंटाइज आवाज उठा रही है कि तुम जिंगजियांग के लेबर कैंप्स में कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम तुम्हारे यहाँ जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनका सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाइनीज रिस्पॉन्स क्या है? मत करो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके जो शोरूम्स हैं चाइना में, हम भी एक मार्केट है भाई, हम दुनिया का सामान खरीदते भी हैं, बनाते हैं, तो बंद कर दें। आपने उनकी एक कंपनी को 5G से कट ऑफ करने की कोशिश की इंटरनेशनली, क्या हुआ? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप नहीं तो और से। परंतु एक बात निश्चित रहेगी कि चाइनीज राइस इज अपैरेंट, बट चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर contours are also now very clear. As far as China is concerned, either it is my way or highway. यहाँ तो आप हमारी तरह व्यवहार करिए, हमारी तरह चलिए। हमने कहा कि ये ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे होगा, और उसमें आपका भी फायदा, हमारा भी फायदा। जी, ऐसे में जो चाइना की जो हमने एक पॉलिसी देखी है, उसके वॉरफेयर का तरीका डिफरेंट है, साइकोलॉजिकल भी है, डिफरेंट तरीके। वो क्या है, वो उस पर थोड़ा सा हम बताएं हमें। चलो पहले इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर देते हैं, वॉर एंड वॉरफेयर। वॉर तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वॉरफेयर है कॉन्फ्लिक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका। जी, गल्फ युद्ध हुए 2, तब से चाइना ने अचानक अपना ध्यान बाहर की तरफ लगाया कि यार दुनिया लड़ कैसे रही है।
सुपर पावर्स लड़ती कैसे हैं। बहुत इम्प्रेस हुए अमेरिकन, नेटो और बाकियों की टेक्नोलॉजी से, बहुत इम्प्रेस हुए कि यार इनकी तो कैंपेन्स देखो क्या बढ़िया चलती हैं। ये शहरों के शहर बर्बाद हो जाते हैं और एक सिपाही जमीन पे पाँव नहीं रखता। बड़े ध्यान से उन्होंने पढ़ा, बड़े ध्यान से जब पढ़ा तो उन्होंने रियलाइज किया कि चलो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो हम कर ही लेंगे, पैसे आएंगे तो, रिसोर्स होगा तो सब हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी मिल जाती है, बन जाती है, चोरी हो जाती है, खरीद ली जाती है, कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने वहां से ये सोचना शुरू किया कि हम सुपर पावर तो खैर बन ही जाएंगे, बनेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चाइनीज थ्री फॉर वॉरफेयर कॉन्सेप्ट की बार बार बात होती है, वर्ल्ड मीडिया में होती है, ये अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो हम कहते हैं करीब करीब वैसे ही हैं। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर एंड लीगल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्कुल सीधा है कि आप अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करिए और अपने एडवर्सरीज या पोटेंशियल एडवर्सरीज को हतोत्साहित करिए। जी बिल्कुल। अब आप अपनी पॉपुलेशन के दिमाग पे तो खेल ही चुके हैं। नेशनलिज्म आपने इस तरह का डाला है कि हम अच्छे बाकी सब खराब। हाँ। और देखो वो खराब दोबारा आ गए तो याद है वो शर्मिंदगी जो हमें उठानी पड़ी थी ओपियम वॉर्स के दौरान। हाँ, बिल्कुल। याद है जब जापान ने वहां कब्जा कर लिया था। बड़ा आसान है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर as far as China is concerned is an integral part. That's why whenever Chinese give a statement, we must always evaluate and confirm it from more than one source. आप ग्लोबल टाइम्स पढ़िए, चाइनीज न्यूज़पेपर है, बिल्कुल एक्रेडिटेड न्यूज़पेपर है, पढ़िए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कुछ एक स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं या कुछ एक एक्शंस ऐसे वो बयां करते हैं साइकोलॉजिकली कि लगता है कि आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपके डिसीजन मेकर को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ। अब ये चलानी है अगर तो आपको मीडिया चाहिए। हाँ। तो चाइना की एक बड़ी बढ़िया सोच है जो मतलब लिखी हुई तो नहीं है पर लगता है ऐसा। हाँ। कि बार बार एक ही बात को बड़े खूबसूरत तरीके से दुनिया के मीडिया में अगर डाला जाए लगातार तो झूठ और सच में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो आप चाइनीज मीडिया कैंपेन्स देखिए, स्लीक, स्टाइलिश एंड इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये कॉटन फैक्ट्रीज का जब कॉटन का जब झगड़ा चल रहा है तो मैं कल परसों ही देख रहा था कहीं, एक बहुत खूबसूरत क्लिपिंग डाली है उन्होंने जिसमें जिंगजियांग में ही नाइकी स्टोर के सामने उगर वेशभूषा में लड़कियां नृत्य कर रही हैं और लोग अपने नाइकी के जूते चला रहे हैं। अब बार बार अगर ये आएगा तो दुनिया का नैरेटिव क्या है कि तुम्हारे यहाँ लेबर कैंप में जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है जिंगजियांग में, इसलिए तुम्हारी कॉटन हम नहीं लेंगे। अच्छा। और चाइनीज नैरेटिव क्या है कि यार हम ब्रांड को बंद कर देंगे और देखो ना हम तो खुश हो गए नाच रहे हैं इसके ऊपर, और वही उगर लड़कियां ही नाच रही हैं पारंपरिक वेशभूषा में, कितने खुश हैं हम कि आप हमारी कॉटन नहीं ले रहे हो। तो दोनों नैरेटिव्स मीडिया में चल रहे हैं। तो सर जो यहीं से आता है तीसरा, लीगल। जी। लीगल बड़ा मजेदार है। मैं डैश डाल देता हूँ 9, 10वां डैश ताइवान, फिर मैं कहता हूँ कि भाई ये समुद्री हिस्सा जहाँ ये डैश 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 डले तो मेरे ऐतिहासिकली मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे और किसके हैं। याद करो वो 11वीं शताब्दी में हम एक बोट लेकर यहाँ आए थे, अब याद तो किसी को नहीं आता। हाँ। और फिर लैंड को रिक्लेम कर लेते हैं। एक छोटा सा 100 मीटर का टुकड़ा होता है, उसमें टेक्नोलॉजी लगा के लैंड रिक्लेम करके उसे 1 किलोमीटर का टापू बना देते हैं, बढ़िया नाम दे देते हैं इन मैंडरिन, और फिर मुकदमा लड़ते हैं हम या कोई भी देश जाके कि भाई ये इसने हथिया लिया मेरा टापू, तो तुम्हारा था कब ये। अच्छा। तो ये उनकी करेक्ट सोच है और मजबूत सोच है कि हर लड़ाई को लीगली लड़ेंगे, हार गए तो भी क्या। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी। तो जैसे जिस तरह से ब्रिगेडियर राजीव महाना ने बताया, बहुत ही अहम चीज़ें बताई कि चाइना का जो वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का जो उनका एक ड्रीम है,
और उस ड्रीम पे वो काम आज का नहीं, बहुत पहले से ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि वो अनफोल्ड जो है अब दुनिया के सामने होने लगा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।